अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूँ सिद्रा इकबाल। मेरी जिब थोड़ी आ रही है नीचे ताकि आपसे बराह रास्त बात सुन सके। कैसे हैं आप सब लोग? और यकीनन ये नया साल आप सबके लिए खुशियाँ लेके आया होगा। बहुत सारे लोगों का अक्सर ये मेरे ख्याल में एक पैटर्न बन गया है कि साल के एंड में उनके जहनों में बहुत सारी रिग्रेट्स होती हैं। जिस तरह कि हमने पहले भी इस बारे में बात की कि वही साल के 12 महीने होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जब ये ख़त्म होने के करीब होते हैं और साल की तारीख बदल रही होती है तो हमारे जहनों में आता है कि बहुत कुछ सोचा था और वो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, ख्वाहिशात हैं, उससे अभी भी हम बहुत दूर हैं। यानी एक जहन में एक परसेप्चुअली एक रेस है और उस रेस का हम स्कोर ज़रूर लेना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं हम उसमें आगे निकले, पीछे निकले, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। और यकीनन आपको बताते चलें कि अगर ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि अच्छी हैं, हम जब ये मुआवजा करने बैठते हैं तो हमारे जहनों में सिर्फ़ और सिर्फ ख़राब चीज़ें ही आती हैं ना। हमें सिर्फ ये एहसास होता है कि जो कमी थी, इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में द मिसिंग टाइल सिंड्रोम। यानी अगर आप एक दीवार की तरफ देख रहे हैं और उसमें एक कोई टाइल मिसिंग है तो आप पूरी दीवार को छोड़कर उसी खामी की तरफ आपकी निगाह जाती है। यही कुछ हमारी ज़िंदगी के साथ भी होता है। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने आपको कई नेमतों से बिना मांगे ही नवाजा हुआ है, लेकिन हम उसका शुक्र अदा करने के बजाय, उसको एक्नॉलेज करने के बजाय, ग्रैटिट्यूड में जाने के बजाय हम ये सोचते रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। तो अगर आपके जहनों में भी ये था तो उसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए। अपनी ज़िंदगी में गाड़ी के बाहर खड़े होकर ये सोचने के बजाय गाड़ी के अंदर बैठिए, उसकी ड्राइविंग सीट को संभालिए और अपनी ज़िंदगी को स्टीयर कीजिए उस डायरेक्शन में जहां आप जाना चाहते हैं। और उसके लिए हमने सोचा है, जिस तरह कि हम पहले भी बात कर रहे थे, कि हमने बड़े सारे प्रोग्राम किए जनाब इस बारे में कि हुकूमत ने 100 दिन में क्या किया। लेकिन अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल 0 मीटर है और आज साल का दूसरा दिन है तो किस तरह आप अगले 100 रोज़ में अपनी ज़िंदगी को उस डायरेक्शन में, उस सिमत में लेके जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं, उसमें हम आपका साथ देंगे। बहुत सारे लोगों ने रेजोल्यूशंस बनाई, कल हम लोगों ने रेजोल्यूशंस की वीडियोस भी प्ले की आपके लिए, लेकिन अब हमने सोचा है कि आपका और हमारा सफ़र ये साथ साथ गुजरेगा 100 रोज़ का। हम इसमें आपके लिए लेके आएंगे रेजोल्यूशन एक्सपर्ट्स। यानी अगर आपका रेजोल्यूशन है वेट लूज़ करना तो आपके लिए एक फिटनेस एक्सपर्ट होगा जो आपको अच्छी अच्छी टिप्स दे सके एंड वी मेक श्योर कि आप ऑन ट्रैक रहें। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ और सारे रेजोल्यूशंस की, जो कॉमन रेजोल्यूशंस है, जिस तरह कि मैंने कहा कि साल में वही आपके पास 52 हफ्ते होते हैं, 12 महीने होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें बहुत कुछ कर गुजरते हैं, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल 180 डिग्री शिफ्ट कर लेते हैं। वेयरएज़ आपके और मेरे जैसे मैंगो पीपल, हम लोग ज़रा छोटी छोटी चीज़ों से ही लड़ते रह जाते हैं। अगर हमने एक छोटा मोटा एम बनाया था कि जी मैं इस साल कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा फिट हो जाऊँ, या मैंने कोई लैंग्वेज सीखनी है, या कोई नया कोर्स करना है, या अपनी आमदनी को बढ़ाना है, या कोई बेसिक चीज़ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे वक्त में ज़्यादा बरकत हो, तो वो भी हम नहीं कर पाते। और इसकी क्या वजह है? कहाँ पे ये जोश और खरोश हमारा थोड़ा सा मध्यम पड़ जाता है? दैट इज़ द की क्वेश्चन। साल की शुरुआत तो बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में होती है। हम ये सोचते हैं कि जी जनाब बहुत कुछ करना है और अब साल का दूसरा दिन है, आज भी मैंने अपने गोल्स को अचीव किया है, यानी मैंने अपनी नींद पूरी की है, खाना हेल्दी खाया है, आज मैं जिम भी गई हूँ। लेकिन फिर हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता गुजरते हैं, बल्कि जनवरी के महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप ट्रैक से हटने लगते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि ये हमारे रेजोल्यूशन एक्सपर्ट्स, चाहे आपकी रेजोल्यूशन कुछ भी, और उसके लिए ज़रूरी है कि रेजोल्यूशन 2019 इस हैशटैग के साथ आप अपनी रेजोल्यूशन मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। बल्कि हो सकते तो ये व्हाट्सएप का नंबर भी आपके सामने, अपनी 30 सेकेंड वीडियोस हम तक भेजते रहें। कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझ तक भेजिए, मेरे ट्विटर पे डायरेक्टली @सिद्रा_इकबाल, एंड वी विल मेक श्योर कि आपके लिए वो हेल्प ज़रूर अवेलेबल हो। इसके अलावा हमने सोचा कि लोगों से पूछा जाए कि उनके साल की शुरुआत कैसे हुई है। कुछ लोगों ने इसको घर में रह के अपनी फैमिली के साथ गुजारा है, कुछ लोग बाहर भी गए थे, पार्टी कर रहे थे। बट आई स्टिल वंडर वो कौन लोग हैं जो पूरी रात हवाई फायरिंग करते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। यानी ये वो चीज़ है कि ठीक है आप अपनी खुशी का इजहार तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से दूसरे बेसुकून हो रहे हैं, एंड एट टाइम्स इट कैन बी वेरी वेरी स्केरी एज वेल। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह लाहौर शहर में अब बसंत का फेस्टिवल दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है, उसमें भी जो सिक्योरिटी का पहलू है उसको
मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे लिए तो ये साल की शुरुआत बहुत ही हसीन थी। जिस तरह की कल आपने देखा कि कल मैं आपके साथ नहीं थी, और उसकी वजह भी यही बनी कि मेरी ट्रैवल स्केड्यूल थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया था, और मैं साल के पहले रोज़ आपके साथ बराह रास्त नहीं थी। और इसकी वजह ये थी कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी सादत से हमें नवाजा, और मुझे और मेरी पूरी फैमिली की जो इस साल की शुरुआत हुई वो बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर काबा शरीफ में हुई। और मैं ये समझती हूँ कि कई दफ़ा आप वही जो मैं पहले बात करी थी कि वो जो मुआजना करने लगते हैं, वहाँ जाके वाकई आपको एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमतों से नवाजा है, बिन मांगे दिया है। मैं एक दफ़ा, मुझे अच्छी तरह याद है कि दोपहर के वक्त मैं तवाफ़ कर रही थी और मैंने पलट कर देखा, और इंसान अपनी सोचों में होता है, अल्लाह ताला से कॉन्वर्जेसन चल रही होती है, आप कुछ मांग रहे होते हैं, कभी कुछ शिकायत की पिटारी खुली हुई होती है, कुछ बार बार कह रहे होते हैं कि इस चीज़ का मैं इतने अरसे से इंतज़ार करी हूँ, ये नहीं हुई। और अचानक मैंने पलट कर देखा एक ऐसा शख्स जिसकी दोनों टांगें नहीं थी, वो मफलूज था, वो चल नहीं सकता था, वो ज़मीन पे अपने आप को अपने हाथों के बल आगे घसीटता हुआ तवाफ़ कर रहा था। और वो लम्हा मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने मेरे लिए इसलिए था कि इट वाज एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस, एक रियलिटी चेक दिया कि अपने से इर्द गिर्द ज़रा देखें लोग कितनी तकलीफ़ों के साथ हैं। यानी हमें अगर एक नॉर्मल सा इन्फेक्शन हो जाता है, फ्लू होता है, बुखार होता है, तो हम इतने गिले शिकवे करते हैं बग़ैर ये सोचे कि हमारे अल्लाह ताला ने जिस छोटी बड़ी आजमाइश में हमें डाला है, यकीनन उसका इलाज मौजूद है। वक्ती बेआरामी तो है, लेकिन हमारे पास ऐसे वसाइल हैं कि हम दवा खा के आराम सुकून से सो सकते हैं, 2-3 दिन की मुश्किल काट कर हम सेहतियाब हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह शिफा देने वाला भी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे अमराज में मुब्तला हैं कि उनके पास सेहत नहीं है, और उनको नज़र आ रहा है कि दुनिया के तमाम तर वसाइल, उनकी तमाम तर कोशिशें भी रायगा हैं, और अल्लाह की ज़ात के अलावा उनके पास शिफा का कोई रास्ता नहीं है। तो ज़रा अपने इर्द गिर्द देखिए, उन लोगों की तरफ भी ध्यान डालिए, और आपको यकीनन ये एहसास होगा कि आपकी मुश्किलें बहुत छोटी हैं, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको इस आजमाइश और इस मुश्किल से भी निकाल देगा। किसी ने बड़ी अच्छी बात ये भी की थी, अब थोड़ा सा मोरालिटी की तरफ जा रही है बात, लेकिन बहरहाल क्योंकि दीन हमारी ज़िंदगी का महवर है और वाकई हमें रास्ता दिखाता है, तो ये बात करनी भी ज़रूरी है। किसी ने हज़रत अली से पूछा कि ये बताइए कि किस तरह पता चले इंसान को कि आपके अपने कामों की, आपकी अपनी जो अमाल हैं उसकी सज़ा मिल रही है, या अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश में मुब्तला किया। क्योंकि देखिए, हम बहैसियत इंसान बड़े वी आर वेरी क्विक टू जज। किसी को देखते हैं किसी मुश्किल में, हम कहते हैं देखा जी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ किया होगा, अल्लाह ताला ने तुम्हें सज़ा दी है। लेकिन इसकी एक बड़ी अच्छी पहचान हज़रत अली ने अपने कौल में दी कि अगर तुम्हें लगे कि तो जिस मुश्किल वक्त में तुम गुजर रहे हो उसमें तुम अल्लाह के करीब हो गए हो, यानी अल्लाह से रुजू करते हो, उससे मदद मांगते हो, तो यकीनन ये तुम्हारी आजमाइश है। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि उस कठिन वक्त में तुम बेजारियत का शिकार हो रहे हो, मायूस हो रहे हो, और शैतानी अफकार तुम्हारे जहनों में आ रही हैं, और तुम अल्लाह से कुर्बत के बजाय दूरी तुम्हारी बढ़ती चली जा रही है, दैट्स व्हेन यू शुड रियलाइज कि ये तुम्हारे अपने अमाल की सज़ा है। तो यकीनन हमारी कोशिश यही है कि हम अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी फ्रीक्वेंसी को इस साल में बेहतर रखें। जिस खुशी के साथ, जिस इत्मीनान के साथ, जिन नेमतों के साथ अल्लाह ताला ने ये साल आपके लिए शुरू किया है, अल्लाह ताला उसमें मज़ीद इजाफा करे। ये साल आपके लिए वो तमाम खुशियाँ लेके आए जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं, जिसके लिए आप दुआ मांगते हैं, और साथ ही साथ अल्लाह ताला आपको उससे भी ज़्यादा नवाजे। क्योंकि कहा जाता है कि सिर्फ 3 आपके पास जवाब है अल्लाह ताला के पास आपकी किसी भी दुआ के लिए, हाँ, दूसरा जवाब होता है नहीं अभी, हाँ मगर थोड़ी देर के बाद, एंड थर्ड इज़ नहीं, मेरे लिए तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर प्लान है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, अगर आपके जहन में वाकई इफ़ यू हैव फेथ इन दैट, नथिंग कैन रियली मूव यू। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका मेरा साथ 2019 में और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग पैकेजेस लेके आए। मुझे आपकी फीडबैक, आपके कमेंट्स मिलते रहते हैं। आप जब मुझे ट्वीट करके किसी सेगमेंट की या डिस्कशन की तारीफ़ करते हैं, उससे मेरा और मेरी पूरी टीम का ढेरों खून भर जाता है, तो उसका सिलसिला भी जारी रखिएगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अपने रेजोल्यूशंस पे कायम रहना है, उसमें आपका और हमारा साथ रहेगा। रेजोल्यूशन एक्सपर्ट्स में आज जो हमने सब्जेक्ट उठाया है, वो हम बात यही कर रहे हैं कि वक्त में बरकत कैसे डाली जाए, यानी आपका टाइम मैनेजमेंट किस तरह बेहतर हो सकता है। ये हमारा सब्जेक्ट होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो स्टे विद अस।
जी जनाब, वेलकम बैक। और यकीनन क्योंकि हम नए साल की बात कर रहे हैं, आपके रेजोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, अगर आपका रेजोल्यूशन ये है कि आपने वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन फ़ायदा उठाना है और आप थक चुके हैं लेट सिटिंग से या फिर डेडलाइंस को ना मीट करने से, तो वी हैव आवर टॉप 3 टिप्स फॉर यू। द फर्स्ट टिप फॉर यू ऑफ कोर्स इज़ कि आपने मल्टीटास्किंग से गुरेज करना है। आप कहेंगे सिद्रा ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि अक्सर लोग तो ये कहते हैं कि वक्त को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कामों को उसके अंदर लाया जाए, 1 घंटे के अंदर साथ मिलाकर, यानी व्हेन यू से मल्टीटास्किंग तो आप सिमल्टेनियसली एक नहीं कई चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन अपने आप को इमेजिन कीजिए बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह। अगर आप मुख्तलिफ चीज़ों को सर्च कर रहे हैं और उसके लिए आपने अलग अलग विंडोज़ खोली हुई हैं, तो आपका CPU यानी जो प्रोसेसिंग यूनिट है उस पर उतना ही बोझ पड़ता है और आप कोई भी काम सही से नहीं कर पा रहे होते, बिकॉज ह्यूमन माइंड इज़ नॉट मेड टू फंक्शन ऑन सेवरल थिंग्स। जिस चीज़ को आप मल्टीटास्किंग कहते हैं वो असल में किसी भी काम को माइक्रो टास्क में ब्रेक कर देना होता है। यानी आप थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन के साथ एक काम करते हैं और ये नहीं कि आपका जहन ऑन द सेम टाइम दूसरे काम को भी देख रहा है, बल्कि वो उस काम को थोड़ी देर के लिए पॉज करता है, रुकता है। तो अब आप ये सोचिए कि जो काम आप 20 मिनट में कर सकते थे उसको आपने 3 मिनट के कई टास्क में बांटा है और उससे आपकी एफिशिएंसी बेहतर नहीं हो रही बल्कि ज़्यादा ख़राब हो रही है। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है। प्रोक्रेस्टिनेशन को अगर आसान अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, वो ये है कि अगर आपने कोई काम करना है तो आप उसको इल्तवा में डालते जाते हैं, बार बार ये सोचते हैं कि अच्छा जी अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद ये काम कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने घर का खाना ही बनाना है दोपहर का, तो जो काम आप 10 बजे से शुरू कर सकते थे, थोड़ी सी सुस्ती, काहिली, लो एनर्जी की वजह से आप ये कर रहे होते हैं कि आप कहते हैं कि मैं इसको आधे घंटे बाद कर लूँगा। आप इस तरह करने से आप अक्सर उन चीज़ों को मज़ीद डिले करते जाते हैं और आपके जहन में वो काम ज़्यादा मुश्किल बनता जाता है। विच ब्रिंग्स मी टू माई लास्ट टिप विच इज़ द थर्ड टिप, कि हमेशा अपने जहन में जब आप लिस्ट बनाते हैं और वो काम जो आपने करने होते हैं, आम तौर पे हम शुरुआत करते हैं सबसे आसान कामों से कि जी ये काम करना बड़ा आसान है, ये पहले कर लेते हैं, ये 3 मिनट का काम है, और मुश्किल कामों को अपनी लिस्ट में नीचे डालते चले जाते हैं। अगर आपको वक्त की बरकत बढ़ानी है, अपने टाइम को बेहतर मैनेज करना है, तो आप ये कर सकते हैं कि अपना जो मुश्किल तरीन काम है वो सबसे पहले कीजिए, क्योंकि उस वक्त आपकी एनर्जी अच्छी होगी। जिस तरह आप ऑफिस में जाके बैठते हैं और आपने किसी प्रेजेंटेशन को फाइनल एडिट करना है, तो आप वो पहले कर लीजिए, बजाय इसके कि आप छोटे छोटे ईमेल्स को आंसर करने में अपनी एनर्जी को ड्रेन करें। तो ये हमारे टॉप 3 टिप्स थे। बहुत कोशिश कीजिए कि इस दफ़ा आपके वक्त में बरकत ज़्यादा से ज़्यादा रहे। अब बढ़ते हैं हमारी मॉर्निंग हेडलाइंस की तरफ और आज देखते हैं कि आज की टॉप स्टोरीज क्या है। व्हाट इज आज इन फोकस। नए साल की पहली काबीना इजलास आज होगा। वजीर आजम इमरान खान अपनी टीम के साथ सर जोड़ कर बैठेंगे। 20 नकाती एजेंडे पे गौर होगा। 9 बजे की पहली हेडलाइन। एक बार फिर भारतीय भड़कों का पोल खुल गया। सर्जिकल स्ट्राइक की डींगे मारने वाली फौज का जासूस ड्रोन भी पाकिस्तानी सरहद पार ना कर सका। पाकिस्तानी फौज ने LOC के बाग सेक्टर में भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। और ICC ने T20 वर्ल्ड कप में बराह रास्त क्वालिफाई करने वाली टीमों का ऐलान कर दिया। टॉप 8 टीमों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज भी शामिल। श्रीलंका और बांग्लादेश को ग्रुप मरहला खेलना होगा। जी जनाब, आपने देखा कि कई चीज़ों के बारे में ऐसा लगता है कि साल तो नया है लेकिन मसाइल वही पुराने हैं। काबीना का इजलास आज बैठेगा तो 20 नकाती एजेंडे का जो बार बार जिक्र किया जा रहा है, अगर मुल्क के सियासी टेम्परेचर की तरफ देखें तो काफ़ी गर्मा गर्मी है, काफ़ी बेयकीनी की भी सूरत हाल है, क्योंकि कुछ गिरफ्तारियों का भी हम सुनते चले आ रहे थे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि कई जो हुकूमत के तनकीद करने वाले हैं वो ये समझते हैं कि दिस इज़ परहैप्स वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट्स फॉर PTI। वो बार बार जो प्रोमिसेस करती थी, जो एक्सपेक्टेशंस थे, उनके करीब कितने हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि अगर हम मईशत की तरफ देखते हैं, अगर हम फॉरेन पॉलिसी की तरफ देखते हैं, ऐसा लगता है कि हुकूमत वक्त के सामने कई महाज खुले हुए हैं। और जब हम महाज की बात कर रहे हैं तो यकीनन कल हमने देखा कि ना सिर्फ एक्चुअली ये गोलाबारी और इस तरह की सिचुएशन रहती है, हवाई फायरिंग होती रहती है बॉर्डर पार से, लेकिन इसके साथ साथ कल मोदी सरकार यानी मोदी जनाब खुद ने भी ये कहा
और उनकी कोई बड़ी चौड़ी बातें थीं, उन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन लोग ये कह रहे हैं क्योंकि 2019 मोदी सरकार के लिए भी इलेक्शनरिंग ईयर है, तो एक दफ़ा फिर वो एंटी पाकिस्तान एजेंडे को इस्तेमाल करते हुए लोगों को अपनी तरफ रिझा रहे हैं, अपने वोट बैंक को पक्का कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मामलात इसी तरह चलते रहेंगे? हुकूमतें बदलती हैं, सरबराहान बदलते हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले भी होते हैं। जिस तरह के करतारपुर का बॉर्डर खुलना मेरे ख्याल में पाकिस्तान और भारत के लिए एक बहुत बड़ा अहम संग मील होना चाहिए था, लेकिन जो हमारे आपसी ताल्लुकात हैं उसकी सर्द महरी उसी तरह कायम है और ये जो लफ्ज़ी गोलाबारी है वो इसी तरह चलती रहती है। इस पर भी हम एक गुफ्तगू में अपने इसको शामिल रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने कुछ अगर बात करना चाही हुकूमत वक्त के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से, तो हमने मुशाहिदुल्लाह साहब को एक दफ़ा फिर दावत दी है आज सुबह। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। हमारी टीम की तरफ से आपको भी नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले ये बताइएगा कि 2018 तो उन्हीं मसाइल के साथ ख़त्म हुआ है, 2019 में क्या आपको उम्मीद की कोई किरण नज़र आती है? क्या आप हुकूमत वक्त को ज़्यादा फ़ाल समझते हैं या जो हमारे देरीना मसाइल हैं, सियासी डेडलॉक्स हैं, उनको हल होता हुआ देख रहे हैं? जी, मुझे इंतहाई खुशी है सिद्रा कि आपने उम्रा भी किया है और मुल्क के लिए भी दुआएं की हैं, अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए और शायद हमारे लिए भी की हूँ। बहरहाल जितनी दुआएं आपने की हैं, मुबारकबाद के साथ मेरी ये भी दुआ है कि वो तमाम दुआएं जो हैं वो कबूलियत की सनद उन्हें मिले और अल्लाह उन्हें कबूल करे। बाकी जो मतलब कि 2019 कैसा गुजरेगा, ख्वाहिश तो यही है कि अच्छा गुजरे और मतलब कि लेकिन ये देखा यही गया है कि हालात कभी अच्छे भी रहते हैं, कभी सही नहीं भी रहते। और वो अब ये कल साल चढ़ेगा ना, वो एक उसने, मैं आपको बताता हूँ, उसने ज़ाहिर लुधियानवी ने जी इस दिन के चढ़ने पे एक नज़म कही है बड़ी कमाल की। अगर उस नज़म पे थोड़ा सा अमल दरामद कर लिया जाए तो 2019 बहुत ही अच्छा गुजरेगा, जो आपका सवाल है। और वो नज़्म ये है कि फूट पड़ी मशरक़ से किरणें, हाल बना माजी का फसाना, गूंजा मुस्तक़बिल का तराना, भेजे हैं अहबाब ने तोहफे, अटे पड़े हैं मेज़ के कोने, दुल्हन बनी हुई हैं राहें, जश्न मनाओ साले नौ के। और निकली है बंगले के दर से एक मुफलिस दहकान की बेटी, अफसरदा मुरझाई हुई सी, जिस्म के दुखते जोड़ दबाती, आंचल से सीने को छुपाती, मुट्ठी में एक नोट दबाए, जश्न मनाओ साले नौ के। और तीसरा और आखिरी है कि भूखे जर्द गदागर बच्चे कार के पीछे भाग रहे हैं, वक्त से पहले जाग उठे हैं, पीप भरी आंखें सहलाते, सर के फोड़ों को खुजलाते, वो देखो कुछ और भी निकले, जश्न मनाओ साले नौ के। तो बात यह है कि जश्न जो है कल से शुरू हो जाएगा, बल्कि आज रात 12:01 से। जी मुशाहिदुल्लाह साहब, ये आपने जो जश्न का हवाला दिया, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, बात बिल्कुल सही है कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में डिवाइड्स मौजूद हैं। कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये तारीख का बदलना है और इसमें कोई नयापन नहीं है। लेकिन जानना ये चाहेंगे सियासी पस मंज़र में PMLN के लिए इस साल में क्या कोई नया तोहफ़ा आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, क्योंकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ पहले ऐवान में आते हैं और काफ़ी तनकीद करते हैं नैब पे और उसको ग्रिल करते हैं, और फिर शाम में जब उनका ये सेशन ख़त्म हो जाता है तो फिर नैब उनको ग्रिल करती है। तो ये अजीब सी सूरत हाल है। PMLN के लिए आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, ये जो एहतसाब का सिलसिला कई साल से शुरू है, जिसमें सिर्फ टारगेट जो है वो नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, उनके दीगर लीडरान, उनकी पार्टी, इवन वज़ारत उज़्मा नवाज शरीफ की जो गई है, ये एहतसाब नहीं है, ये असल में इंतकाम है। एहतसाब जो होता है वो तो फिर हर एक का होता है ना, खाली नवाज शरीफ ही तख्ता मश्क क्यों बनाया जाए। लेकिन असल में बात कुछ और है, इस पर हम बहुत दफ़ा बात भी कर चुके हैं कि नवाज शरीफ को कोई उन्होंने गुनाह नहीं किया, कोई करप्शन नहीं की, ना करदा गुनाहों की सज़ा, बल्कि ना करदा गुनाहों की भी सज़ा नहीं है, उन नेकियों की सजा दी जा रही है जो उसने इस मुल्क के लिए। शाहिदुल्लाह साहब, ये तो खैर बहरहाल आपका पार्टी वर्जन है। मुझे ये बताइएगा कि आप
यानी PMLN के कायदीन को भी अगर देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी देखें, वो अक्सर नॉन इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट की बात करती है और ये कहती है कि पहले तो आप लोगों की तरफ से बयान आते कि हुकूमत ज़्यादा चलती हुई नहीं नज़र आ रही, पाकिस्तान के मसाइल को नहीं हल कर पाएगी। लेकिन अब क्या आप समझते हैं कि कोई मुआहदा हो चुका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का? रिवायती हरीफ तो आप रहे हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि दोनों के साथ भी मिल बैठते हैं। अभी भी यानी अदम एतमाद की अगर कोई तहरीक चलती है, क्या उस पर कोई बातचीत हुई है? किस तरह आप समझ रहे हैं कि अब अगला लाएमल क्या होगा? देखें, जब हाथ बढ़ाया जाएगा तभी देखा जाएगा। हम मैच्योर तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जो कुछ सिंध में करने की मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है वो दुरुस्त नहीं है, उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए। किसी के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई है नैब के ज़रिए से या FIA के ज़रिए से तो वो करते रहें। वो तो बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ चल रही है, सिवाय हुकूमत में जो बैठे हुए करप्ट लोग हैं समेत पपेट प्राइम मिनिस्टर के और उनकी बहनों के और उनके वज़ीरों के, वज़ीर दिफा के, चीफ मिनिस्टर KPK के, पंजाब के सीनियर मिनिस्टर के और इनके दीगर बहुत सारे लोग जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस भी हैं, जिनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। उनके ख़िलाफ़ नहीं हो रहा, बाकियों के ख़िलाफ़ हो रहा है। लेकिन बात यह है कि सिर्फ यानी कि ये समझना चाहिए, अगर ये बचूंगड़ा सियासत ना कर रहे होते तो इन्हें समझना चाहिए था कि हर अमल का एक रद्द अमल भी होता है। अगर ये सिंध की हुकूमत गिराएंगे तो सिंध की हुकूमत तो 99 वोटों की हुकूमत है, इनके पास 30 हैं, तो फिर यहाँ पे तो ये बहुत ही फ्रेजाइल इनकी अक्सरियत है, तो लोग बहुत सारी चीज़ें सोचने पे मजबूर होंगे। तो ये यानी कि बात की बातें हैं, जब कोई बाकायदा बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद होने का। इस वक्त लगता है कि मेन आर्गूमेंट ये नज़र आ रहा है कि सिंगल आउट करके कुछ सियासी कायदीन के ख़िलाफ़ मेरे ख्याल में एहतसाब का अमल जारी है। यही बार बार PMLN का मौक़िफ़ भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसी पे ख़ाइफ नज़र आती है। लेकिन जो एक्चुअल कोर ऑफ द मैटर है, कई दफ़ा लोगों ने ये भी देखा है कि द केस इटसेल्फ सीम्स वेरी वीक। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 2019 में इसका जवाब हमें ज़रूर मिले। लेकिन मुशाहिदुल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी नेक तमन्नाओं का भी, और यकीनन पाकिस्तान हमारी अव्वलीन तरजीह भी है और पाकिस्तान के लिए दुआ करना मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी के लिए ये एक अहम काम भी होता है। हमने हमेशा देखा है कि चाहे किसी भी मसलक से आपका ताल्लुक़ हो, किसी भी दीन से आपका ताल्लुक़ हो, जब आप दुआ करते हैं तो सबसे पहले अपने वतन अजीज़ के लिए करते हैं। इसी नोट के साथ कि इंशाअल्लाह ताला इस मोड़ से भी हम निकल आएंगे और इंशाल्लाह हम सब के लिए बेहतरी होगी। एक ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा, और यकीनन मेरे ही जैसा आपका भी हाल होगा, क्योंकि अक्सर जब हम बात करते हैं पॉलिटिशियन से तो इतने सारे मसाइल का पिटारा खुल जाता है कि अचानक से आपकी एनर्जी यहाँ से यहाँ आ जाती है। आप सोचने लग जाते हैं वाकई यार इन मसाइल का हल कैसे निकलेगा, ये डेडलॉक की सी सिचुएशन है। जब भी इनसे बात करो तो एक स्पॉटलाइट सी पड़ जाती है तमाम प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के ऊपर। और आपको यकीनन ये पता होगा कि जिस तरह हम बात कर रहे थे कि हाई स्पिरिट में रहने के लिए, हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए, ज़िंदगी के जो अच्छी चीज़ें, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, उनके ऊपर नज़र डालना बहुत ज़रूरी होती है। तो वाकई वो लोग सलाम के मुस्तहिक हैं, खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, जो आपकी और मेरी ज़िंदगियों में मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। और आज ऐसे ही एक शख्स को याद करने का दिन है, क्योंकि आज यौम पैदाइश है। प्रोग्राम को लेके चलते हैं, क्योंकि लेजेंड्स के साथ साथ अब ज़रा कंटेम्प्रेरी यंगस्टर्स की इंटरेस्ट पे भी आ जाते हैं। पहले भी आपने देखा होगा प्रोग्राम में हमने बीट बॉक्सिंग का हवाला दिया। ये बड़ी एक यूनिक फील लगती है, और अक्सर माई मदर व्हेन शी वाज वाचिंग द शो, उनको बीट बॉक्सिंग समझ नहीं आती। कहते हैं ये बेटा ये तो वो आवाज़ें बचपन में आप जब मुंह से निकालते थे तो हम आपको टोकते थे कि ऐसे ना करो। लेकिन कुछ लोग होते हैं, इन्होंने इसको बाकायदा एक एज एन इंटरेस्ट, एज अ पैशन लिया है, एंड यू कैन रियली सी पीपल ट्राइंग टू कम अप विद अ होल बीट, अ होल म्यूजिकल पीस, एन ऑर्केस्ट्रा विद अ लॉट ऑफ रिदम एंड अ लॉट ऑफ बीट टू इट, और ये बीट बॉक्सिंग कहलाती है। आज हमारे साथ मुजम्मिल मेमन मौजूद हैं, हु इज़ अ मल्टीटास्कर,
नॉट ओनली डज ही हैव एन इंटरेस्ट इन बीट बॉक्सिंग, बल्कि आपने इनको कई मुख्तलिफ एड्स में, प्लेज में भी देखा होगा. ही इज़ अ मिमिक्री आर्टिस्ट एज वेल, और इनकी वजह शोहरत ये बनी है कि अक्सर ये विराट कोहली की नकल उतारते हुए नजर आते हैं. तो लेट्स वेलकम हिम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल. वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक. आपकी जिंदगी में भी कोई अनुष्का है या सिर्फ आप विराट की वैसी नकल उतार रहे हैं? नहीं, अभी जिंदगी में अनुष्का नहीं है. आई एम establishing right now. Okay, मुझे ये बताओ कि why विराट कोहली? किसी ने तुम्हें कहा था कि तुम दिखते हो उसके जैसे, या खुद अपने आप को फिर वैसे ग्रूम करके दिखने की कोशिश की? What happened? एक्चुअली मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि आप जो है विराट कोहली से बहुत ही रिजेम्बलेंस है आपकी. हाँ. और उसके अलावा काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए ऑन फेसबुक के, यू लुक लाइक विराट कोहली, वी आर अ बिग फैन ऑफ विराट कोहली. तो ऐसे ही एज सच उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती रही. So in a couple of commercials I played as in Virat Kohli. He was quite aggressive at that time. अभी तो वो काफ़ी शादी के बाद काम casual boy हो गया. तो I used to do his acting skills and all that. Okay, what would you be inspired by? The way he would be a crowd charmer, जिस तरह के अक्सर मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मीम्स अगर बने हैं तो विराट पे ही बने होंगे, especially with his performance because it's so dicey. But of course in cricket he's known to be one of the best captains. आप इसको कैसे देखते हो? First of all, विराट is my favorite cricketer. और मैं उनके जो सबसे इंस्पायर हूँ, he is very he wanted to achieve his goals. ठीक है. He just wanted to run after his goals. चलो अगर थोड़ा सा तुम्हारे goals की बात कर ली जाए, because it's the new year as well. So where will beat boxing take you? And if you would like to do a piece, because मेरे पास आखिरी 1 मिनट ही है शो का, तो मुझे जरा कुछ करके भी दिखाओ, और maybe a little piece of beat boxing that will brighten up our day. Yeah, for sure. First of all, happy new year to all of you, all of the Pakistan. I hope कि आपका नया साल बहुत अच्छा गुजरे, and always respect women, and this beatbox is for you people and this Aaj TV show. Here you go. Aaj news. Sidra. Thank you for that, and it's really upbeat. Thank you Muzammil for being here. Wish you all the best. और सबसे ज़्यादा important होता है अपने आप को establish करना. You are in that phase. एंड वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे स्टार्स ने इस इशू को बड़ा हाईलाइट किया है, और ये मेरे ख्याल में एक ऐसा मसला है जिसके बारे में हम सब सोचते भी हैं लेकिन उसको देखकर भी अनदेखा कर देते हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जब अपील कर रहे होते हैं आपसे डोनेशन की या हेल्प की, तो कहते हैं कि जी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ जो अफोर्ड नहीं कर सकती बहुत महंगी शादी, आप उनको हेल्प कीजिए और इन बच्चों की शादी में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए. तो मेरे जहन में हमेशा ये सवाल आता है कि इज दिस एन ऑर्गेनाइज्ड वे जिसमें आप उनके लिए उनकी जहेज़ की तैयारी कर रहे हैं. सवाल ये पैदा होता है कि जहेज़ इतना लाजिम और मलजूम शादियों के लिए क्यों हो गया है. अगर हम अपने दीन की तरफ देखते हैं तो सादगी से निकाह करना, एक छोटा सा वलीमा करना, दैट इज़ ऑल दैट यू नीड टू डू. लेकिन जब हम कहते हैं कि जी फलानी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, आइए हम सब कंट्रीब्यूट करें, तो एक तरह से फिर भी हम यकीनन चाहेंगे कि उनका जो नया ये जर्नी का सिलसिला है, एक ज़िंदगी का नया मोड़ है उनके लिए, वो बहुत सारी खुशियाँ लेके आए. लेकिन उसमें हमने क्यों एक तरह से लाजमी कर दिया है कि नहीं जी वो तैयारी पहले घर की हर नई चीज़ से होगी और ये एक एडेड एक्सपेंडिचर है जो आपके लिए होना ही चाहिए. तो आज ज़रा बात करना चाहेंगे कि इस तरह के अखराजात जो हम बढ़ाते चले जाते हैं, ये तवक्कुआत जो कि रिश्ता जब हो रहा होता है तो लोग इसको मान ही लेते हैं कि जी ये तो होगा ही, हमारा लड़का इतना लायक फायक है, इसको जहेज़ में या इसको मुंह दिखाई में गाड़ी तो मिलनी ही चाहिए, या उसका बिजनेस सेटअप करने के लिए फैमिलीज जो है ना फ़ौरन उसको हेल्प कर दें और कुछ कैश या कोई स्टार्टअप कैपिटल दे दिया जाए. ये सवाल हमारे सबके जहनों में है कि ये रिवायत जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई. अब इतने ज़्यादा मेरे ख्याल में आगही के दौर में जब लोगों में, यंगस्टर्स में इतनी आगही आ गई है, ख़ुद भी वो प्रोफेशनल्स हैं, पैसे की रुपए की कदर भी उनको हो गई है, अभी तक ये रिवायतें हमारे माशरे में क्यों
जिंदा हैं। हम बात करना चाहेंगे इसके ऊपर और मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त पैनल है, जहां दीदा पैनल है, मुख्तलिफ ज़िंदगी के अदवार से ना सिर्फ खुद गुजरा है बल्कि लोगों को बहुत अच्छे से समझते हैं। दे आर ऑल वेरी सेंसिटिव, वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड वेरी कॉन्शियस एंड अवेयर पीपल। तो आज सबसे पहले मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूँगी, हम सब की बहुत ही हरदिल अजीज़ हैं, मुस्कुराती रहती हैं और ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और ऑफ कोर्स मेरा और उनका तो एक बहुत ही पुराना रिश्ता है, बिकॉज शी इज़ लाइक अ फैमिली फ्रेंड टू अस, शी इज़ लाइक अ सिस्टर टू माई मदर। तो हम तो उनको गजाला आंटी ही कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गजाला जावेद। अस्सलाम वालेकुम हाजी, कैसी है तू? जी बस बहुत बहुत शुक्रिया, उम्रा करके आई हो, साल 9 की भी मुबारकबाद वसूल कर रही हो और साथ साथ उम्रे की भी मुबारकबाद वसूल कर रही हो। चीज़ों की बहुत, और मतलब दोनों चीज़ें बड़ी अहम है इंसान की ज़िंदगी में, और अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे क्योंकि इतना अच्छा फरीज़ा अदा किया तुमने न्यू ईयर पे आने से पहले, तो अल्लाह ताला। अच्छा, लोगों को पता भी है कि ये जो क्लोजनेस थी वो इस तरह डेवलप हुई थी कि अम्मी और गजाला आंटी की बर्थडे एक होती है, तो इस दफ़ा भी इनका प्लान अधूरा रह गया। एक छोटा सा प्लान कि इन्होंने साथ केक काटना था, लेकिन 25 दिसंबर को सबसे पहला मैसेज जो मुझे मदीना मुनव्वरा में मिला वो गजाला आंटी का था। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, और आपकी बहुत प्यारी दुआएं। केक तो अभी खिला ही रही है, फिक्र नहीं करो। अच्छा, हमारे साथ हमारे इसी स्टूडियो में, क्योंकि इसमें नफ्सियात का भी बहुत ताल्लुक होता है, कई चीज़ें हम इसलिए करते हैं क्योंकि ज़माने की रविश है और चाहकर भी हम उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते। तो माहिर नफ्सियात डॉक्टर नौशीन भी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, इस माशरे के इस पहलू को बहुत क्लोजली मॉनिटर भी करती हैं, एक्सपीरियंस भी है, बिकॉज लोगों को मिलवाने का, लोगों के रिश्ते कराने का ये एक ऐसा फरीज़ा है जो मिसेस खान काफ़ी अरसे से अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस खान आपका भी यहाँ पे मौजूद होने का। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको भी मुबारकबाद दे दूँ आपके उम्र की, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। मिसेस खान, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ, कई लोग कहते हैं कि ये एक्सपेक्टेशन अनसेड है, यानी लोग बगैर कहे एक्सपेक्ट करते हैं और शायद जहन में कहीं बात होती है, लोगों को कोई प्रेशर नहीं होता लड़की वालों पे, लेकिन लड़की वाले खुद एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, खुद कहते हैं भाई ज़माना क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे कि हमने बच्ची को खाली हाथ विदा कर दिया। तो क्या वाकई ये इतना अनकहा है, या आप देखती हैं कि लड़के वाले बाकायदा बैठकर डिमांड करते हैं? देखिए, ये आजकल तो अब ये छुप छुपा कर ये चीज़ें हो रही हैं और लड़कियों में बड़ी अवेयरनेस आ गई है। वो एक सॉलिड चीज़ ही लेना चाहती है बजाय इसके लटरम पटरम। वो लटरम पटरम हमारे ज़माने में दिया जाता था कि ट्रॉली सेट्स भी हो, इतने बिस्तरे भी हो, इतनी लिहाफ भी हो, इतना मतलब इतनी क्रॉकरी हो, इतनी सब चीज़ें, बस इतने बैग्स हो, इतने पर्सेस हो, 101 जोड़ा हो, ये पुरानी हमारी जमाने की रवायत है। एक पूरा घर सेटअप साथ जा रहा होता था। माइंडसेट की बात है ये, आज भी ये है। नहीं, लेकिन मैं आप नहीं, अच्छा मैं मैं अपनी चीजें दिखाऊंगी, तुम बताना कि ऐसी चीजें मैंने जो जहेज में कर गई थी अपने हाथ की क्रोशे। अरे आजकल की लड़कियां ये चीजें बनाती नहीं है, लेती तो है, खरीद के दो। एक बात सुनो, अब पहले हमारे जमाने में आपको अब पेपर नैपकिन्स मिलते हैं, हमारे जमाने में हम खुद बनाते थे हाथ से कपड़े के नैपकिन्स। अच्छा, ये सवाल वैसे वाकई है कि पहले जो मोहब्बत और अपनाइयत, एक तरह से लड़की का सुघड़ होना भी इससे देखा जाता था कि उसको क्या चीजें दी गई। लेकिन सवाल मेरा वही है गजाला आपा, आप क्या कहेंगी कि ये अनकहा होता है, जब रिश्ता तय हो रहा होता है, या लोग कहते हैं जब हाँ हो जाती है, निकाह हो जाता है, रुखसती बिल्कुल सर पे होती है, तब ये डिमांड्स आगे रखी जाती है, या ये लड़की वालों ने खुद अपने ऊपर मुसल्लत की हुई है कि लोग क्या कहेंगे? मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि आजकल ना तरीका बड़ा, उन्होंने एक और तरीका निकाला, एक नया तरीका। आप अपनी मर्जी से जो नहीं, ये बात नहीं है। हाँ। अब क्या होता है कि अगर फैमिली के साथ रह रहा है लड़का, तो उसके लिए जो है ऊपर 2-3 कमरे बना दिए जाते हैं और उनको बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाता है। और जब आप रिश्ता लेने के लिए आते हैं और जब सारी बातें तय हो जाती हैं, तो फिर घर वाले जो उनकी फैमिली के लोग होते हैं, कोई बहन भाई, तो उनको कहा जाता है कि आप आइएगा ना। जब वो उनके घर जाते हैं ना, तो वो उनको वो पोर्शन दिखाया जाता है कि ये पोर्शन हमने आपकी बेटी के लिए तैयार की है। अब उसमें ना एक कोई भी नहीं होता, एक सुई भी नहीं होती, एक धागा भी नहीं होता, तो इनडायरेक्टली उनको वो पोर्शन दिखा दिया जाता है कि ये आपकी बेटी का पोर्शन है, ये आपका काम है, इसमें जो भी रखना है आपने और आप वो बड़े धौंस से कहते हैं, देखें हमने तो ये बाथरूम भी बनवाया, ये इसका किचन, और ये देखें, यानी आप बाथरूम भी भरे,
आप किचन भी भरे, आप बेडरूम और लाउंज भी भरे। अच्छा, और एक और बड़ा मजेदार इसमें जुमला होता है कि भाई लड़की अपनी पसंद का ले आए, यानी उसको कहा यह जाता है इंडिकेशन कि तुमने बेड सेट लेना है, क्रॉकरी लेनी है, यानी जो नया घर सेट होना है, हम अपनी पसंद तुम पे मुसल्लत नहीं करना, सारे किचन का सामान, सारी इलेक्ट्रिक की है ना कि जब आपको एक खाली जगह दी जा रही है और दिखाया जा रहा है तो वो मतलब हर इंसान जी शोर है, उसको पता है कि ये क्यों दिखाया जा रहा है। अदरवाइज तो ये भी कहा जा सकता है कि बेटा तुम हमारे साथ, जैसे मैंने अपनी बेटी की, छोटी वाली मेरी बेटी जो है सना, तो मैंने उसकी क्या नाम, जब शादी की तो मुझे कहा गया कि जहेज नहीं हम लेंगे जी। तो मैंने कहा एज यूजुअल हर बंदा कह देता है कि जहेज नहीं लेंगे तो सही है, नहीं लेंगे, लेकिन लेंगे तो सही। तुम्हें तो पता है वो लंदन में अम्मा मेरी नानी की बहुत जहेजी थी, वो लंदन चली गई शॉपिंग करने के लिए, तो वहां से शॉपिंग करके लाई अपनी चीजें सारी। तो जब उनके घर भेजा गया तो थोड़ी मतलब मेरा जो दामाद है उसने क्विल्ट और बेड कवर्स और इस टाइप की चीजें थी, तो ला के ना तो गेट पे कहता आंटी मैंने जो कहा था मैं उस पे कायम हूँ, आपके घर से एक सुई भी नहीं आएगी। तो वो कहने लगी कि मैं इनके बेड पे नहीं सो सकती, मुझे नया बेड चाहिए। तो उन्होंने, उसके ससुर और सास कहने लगे बेटा तुम्हें जो चाहिए ना तुम हमारे साथ चलो। वो उनको उसको लेकर गए, उन्होंने उसका बेड सेट नया खरीदा, उसकी जो चीज डिमांड थी कि मुझे ये चाहिए बेड के लिए, अपना बेडरूम, बाकी तो चीजें घर में सब कुछ था, लेकिन जो उसका बेडरूम था उसने कहा था मुझे अपना बेडरूम अपनी मर्जी से। अच्छा ग़ज़ाला भाई, यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं फिर भी एक अपर मिडिल क्लास यानी साहिबे हैसियत लोगों की बात कर रहे हैं। अक्सर हमारे इर्द गिर्द, डॉक्टर नौशीन आप इस पर बात कर सकती हैं कि हम सैलॉन्स में जाते हैं, हम अक्सर बच्चियों को वहाँ काम करते हुए देख रहे हैं, और ये भी नहीं कि वो एक्सपर्ट अपर एंड मेकअप आर्टिस्ट है या कोई हेयर स्टाइलिस्ट है। आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्पिंग स्टाफ, जो उनका मिडिल लेवल स्टाफ होता है। आप हर बच्ची से बात करके देख लें, उसकी कहानी यही होगी कि जी मेरी मंगनी को 2 साल हो चुके हैं, बेटा क्यों काम कर रही हो? क्योंकि मैं अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। यानी वो जो एक्सपेक्टेशन है कि जो मैंने महीने का 5,000 जमा करना है, ये वर्किंग क्लास लड़कियां पाकिस्तान की जो बेचारियां किसी बड़े एम के लिए नहीं, ये नहीं कि वो कोई एसेट बना लें, कोई कमेटी डाल लें, वो कमेटियां किस लिए डाल रही हैं ताकि जो आपकी शादी का जहेज है वो तैयार हो सके। ये वहाँ से हमने इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करना है। आपके जहन में क्या सोल्यूशन आता है डॉक्टर नौशीन? देखिए इसके बारे में तो बहुत बात हुई है ना, सोल्यूशंस की तरफ भी हम जा सकते हैं। इसको आप देखें तो साइको सोशल प्रॉब्लम है, यानी कि टोटली ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी नहीं है जहेज के हम उसका जिक्र करें, मगर साइको सोशल जुमरे में आती है। तो अब वो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि जब हम इंडियन टेरिटरी और सब कॉन्टिनेंट एक था तो सबके कल्चर्स मिक्स हो गए थे, वहाँ पे लड़कियों को विरासत नहीं दी जाती थी तो जहेज दिया जाता था। तो वहाँ तो मैं समझती हूँ कि अब भी ज़रूरी है, अगर आपने विरासत नहीं लेनी और उसकी जगह ही जहेज देना है तो फिर कुछ तो दीजिए, मतलब विरासत तो आप दे नहीं रहे बच्ची को, होते लिख पढ़ के उन्होंने कह दिया कि नहीं मिलेगी। तो अब अगर उसको शादी के टाइम या उससे पहले या बाद भी कुछ नहीं मिलेगा फिर तो वो बिल्कुल ही डिप्राइव हो गई। जबकि हमारे मजहब में ऐसा नहीं था, हमारे मजहब में यूँ था कि बच्ची को विरासत जो है वो मिलती ही मिलती है, ठीक है, और एक जगह से नहीं मिलती, उसको 2-3 जगह से मिलती है, बेटे से भी मिलेगी, बाप से भी, शौहर से भी, हर जगह से उसको मिलेगी। घर से तो जी बिल्कुल। तो अब जब उस चीज़ को हमने क्या किया कि लोगों को ये लगा जो कि अपर क्लास के थे, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी जायदादें थी, कि ये तो एक बहुत अच्छा तरीका है, कुछ दे दिला के बच्ची को फारिग कर दिया जाए और उसको विरासत दी ही ना जाए। तो उन्होंने वो कल्चर अपने अंदर अपनाना शुरू कर दिया ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस, और ये रीजन कि भाई अगर जागीरदार हैं तो ज़मीन नहीं बटेगी, राइट, छोटी होती जाएगी, नहीं तो वो चीज़ उसको फिर इतना हाईलाइट किया गया नुमाइश के जरिए। अगर नुमाइश ना होती तो शायद हाईलाइट ना होता। अगर आप इसको इस तरह देखें, क्योंकि आप इसको एक साइको सोशल प्रॉब्लम कहती हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारा दीन, अगर हम प्रीडोमिनेंटली हम इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ख्र महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया, हमारा पूरा माशरा मुसलमान है। अगर आप कुरान की आयत की तरफ तवज्जो देते हैं तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ है, जिसका आधा पार्ट हमें ज़रा बहुत अच्छा पता होता है, क्योंकि जब हम फैमिली लॉ की बात करते हैं या किसी को घरेलू गृहस्थी समझाने की बात करते हैं तो आधा पार्ट हम बड़ा इस्तेमाल करते हैं। आयत आधी ये है कि जी और तुमको यानी मर्दों को फौकियत दी गई औरतों पर,
यहाँ तक हम सबको पता है, और हम सब उसको बड़ा कहते हैं कि जी पेट्रियार्कल सिस्टम तो हमें सिखाया गया है, बताया गया है। लेकिन जो अगली उस आयत का तर्जुमा है वो ये है, क्योंकि तुम उन पे खर्च करते हो, यानी जो नान नफका उसकी जिम्मेदारी है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कहते हैं ना कि इस्लाम में औरत की आइडेंटिटी मशरूत है किसी भी महरम के साथ, या तो वो किसी की बेटी है या किसी की बहन है या किसी की ज़ौजा है, लेकिन वो तमाम जो उसके लिए एक सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी नेट होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली आज के माशरे में, आज के इस्लामी पाकिस्तान के माशरे में वो सेफ्टी नेट खवातीन के पास मौजूद नहीं है। इस पर हम मजीद बात करते रहेंगे, आपके अगर कोई कमेंट्स हो भी इसमें शामिल कीजिएगा। अब ज़रा लड़की वालों की साइकी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि अगर लोगों में, अगले लोग आपको अच्छे भी मिल जाए, उनमें ये शऊर हो भी कि वो कहें, जैसे कि अभी गज़ाला आप कह रही थी कि उन्होंने कहा कि जी सुई भी नहीं आएगी आपके यहाँ से, लेकिन हमने अपने आप को इन माशरती जंजीरों में जकड़ा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे, मेरी अपनी फुप्पो क्या कहेगी, मेरी अपनी खाला क्या कहेगी कि लड़की को खाली हाथ विदा कर दिया। मिसेस खान, ये हमारी साइकी से हम कैसे निकलेंगे? देखिए, अब इन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि ये जो चीज़ है हमने ये ली है हिंदुइज्म से। ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये चीज़ थी बिफोर पाकिस्तान। जैसे कि अभी कहा गया है कि भाई विरासत में उनका हिस्सा नहीं होता, लेकिन यहाँ तो बढ़ चढ़ के लड़कियाँ जहेज भी लेती हैं, बढ़ चढ़ के पार्लर्स जा रही होती है, बढ़ चढ़ के अब तो उनको वैसे ही गिफ्ट्स मिल रहे होते हैं, कोई लैंड दे दिया, कोई अपार्टमेंट भी साथ, उसके बावजूद उनका हिस्सा भी होता है। मुझे तो लगता है नहीं, मुझे लगता है ये लैक ऑफ एम्बिशन है। ज़ाला आप क्या कहेंगी कि दिन वो जिंदगी का इतना आपने उसकी मैरिज पे फोकस नहीं किया, आपने उसकी शादी यानी वेडिंग डे पे इतना फोकस कर दिया कि उसकी तमाम ख्वाहिशें उसी दिन से, और लाखों रुपए का और वो मेहंदी वगैरह कर रही है, तो अब आप बताएं कि उसके बावजूद आपका हिस्सा बन रहा है। और फिर शौहर जो होता है, एक मेरे पास केस आया कि वो तो पहली रात को कह रहा था तुम अपना जाकर हिस्सा इस कोठी का ले आओ। अब बताओ, तुम्हें इतना भर भर के तो एक तो जहेज दे दिया, ऊपर से वो लड़की रो रही है कि मिसेस खान वो तो ये कह रही है, रात को मुझे लड़के ने ये कहा कि तुम्हारा हिस्सा कितना उस कोठी में बनता है। लालच का एक मेरे वो भी लेना और वो भी लेना। कहते थे कि क्या नाम लेते हैं, बेटियां जो होती है ना वो सारी मतलब सारी जिंदगी बाद जो है उनको देना पड़ता है, ज्यादा बेटियां बन जाती हैं। क्योंकि वो फिर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होना शुरू हो जाती है कि ये चीजें हमने करनी है। लेकिन जहेज की सूरत में आप मत दे, आपकी बेटी है, आप तो सारी जिंदगी दे सकते हैं ना। आप हम लोग खुद ना इंसानों को लालची बनाते हैं। हम लोग, और एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं, जैसे हमने ये पैसे वाले लोग हैं ना, आप ये दहेज नहीं देते। नहीं, लेकिन आप ये ज्यादा देता है, वो एक सॉलिड चीज देते हैं। गरीब ज्यादा क्लास में जाता है और मिडिल क्लास में कि आप हर भर भर के ईदियां भी दे रहे हैं, उनके घर में सब कुछ भेज भी रहे हैं, पैसे की सूरत में भी जा रहा है, बड़ी रात है, चांद हुआ, नमाज हुई, बरात हुई, अच्छा ये वाकई ये तो हमने अपने ऊपर खुद मुसल्लत किया ना। चले जहेज तो एक शादी का वक्त है, हमने अपने ऊपर लाजिम और मलजूम कर लिया कि बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना, कुछ ना कुछ तोहफा लेके ज्यादा होता कि ये खाली हाथ चले जाए बहुत बड़ा ऐसे इंसल्ट समझी जाती है अपनी कि यार खाली हाथ कैसे जाए। और ससुराल अगर गरीब आदमी है ना तो पैसे जमा करके लेके जाएगा, किसी बहन से ले लेगा, किसी से कुछ चीज ले लेगा, यार मुझे आज बेटी के घर जाना है, बेटी के भाई भी नहीं जाते, बहनें भी नहीं जाती, सभी जाएंगे तो उसके घर। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इसका एक ऑपोजिट रुख भी है। ये जो हमारी तरफ से एक थोड़ी हो ना, वो तो वैसे ही पाकिस्तानी मुआशरे में मेरे ख्याल है एक आदत है कि हम किसी के भी घर खाली हाथ नहीं जाते। अक्सर कहीं पे तकल्लुफ से थोड़ा सा जाना हो तो कोई ना कोई चीज घर की बनी हुई, कोई आपने कुछ भी घर में बनाया है, या आपको इसमें आपको एक क्वालिटी नजर आती है डॉक्टर नौशीन, जो एक आम, यानी मैं किसी पर्टिकुलर घर की बात नहीं करी, लेकिन आम रविश आप देखिए, लड़के वाले जब विजिट करते हैं तो वो इस चीज को शायद यानी बैक ऑफ द माइंड हो, मुरव्वत हो, लिहाज हो, तो वो लेके जाने एक अलग बात होती है। जैसे आपने कहा मेहमान नवाजी, बिल्कुल, या एक अच्छे गेस्ट के तौर पे आपने कहा कि मैं कोई कर्टसी गिफ्ट ले जाऊं, लेकिन हम जो ये अपने लिए एक कंपल्सरी चीज बनाते हैं वो लड़की वाले ज्यादा बनाते हैं। आप नहीं समझती हैं? मैं इसको समझती हूँ कि रवायतों के पीछे भी कोई कहानी होती है। अच्छा। राइट। देखिए एक हमारा मुआशरा है जहाँ मैं तो देख रही हूँ कि जब से मतलब पाकिस्तान बना है, जब से मैंने होश संभाली है, तो मैं यही बातें सुन रही हूँ कि विमेंस राइट, गर्ल्स राइट्स, ठीक है ना, हम यही बातें करते हैं ना, गर्ल की राइट की बात करते हैं, लड़कियों के हकूक नहीं यहाँ मिल रहे,
सब कुछ हो रहा है, ये बात हम करते हैं, और वाकईतन हकूक तो नहीं मिल रहे उनके, उस तरह से नहीं मिल रहे। आज तक किसी ने लड़कों के हकूक का दिन नहीं मनाया, फॉर इंस्टेंस। ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि जिसको मिल रहा है सब कुछ, उसका तो हम दिन नहीं मनाते ना। हम ब्लाइंड के लिए डे बनाते हैं, हम माजूर के लिए डे बनाते हैं, जिसके हुकूक की जी बिल्कुल, और उसके साथ ही हम गर्ल्स के लिए बनाते हैं। तो अब आप देखिए गर्ल्स कहाँ प्लेस होती हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है। यानी कि जो मैंने बाकी लोगों का जिक्र किया, उनके साथ ही हम गर्ल्स का डे भी बनाते हैं, बिकॉज ये वो तबका है जिसके राइट्स नहीं मिल रहे और जिसको इम्पोर्टेंस भी नहीं दी जा रही, इन स्पाइट ऑफ फुल इंटेलिजेंस। डॉक्टर आज हमने क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा छेड़ा है, तो आज हमने अपनी टेलीफोन लाइंस भी खुली रखी हैं। नंबर आपके सामने है। एक कॉल अभी इस वक्त हमारे पास आई है कनाडा से। शाजिया हमारे साथ है, लाइन पे आई, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शाजिया, क्या कहना चाहेंगे हमारे टॉपिक के हवाले से? जी, ये जो आपका टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा काम करती हूँ विद इन कनाडा एंड इन कराची एज वेल, जिसमें शादियों का भी हम करते हैं और वैसे भी मैं। शाजिया, मुझे बताइएगा कनाडा में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी मुकीम है, क्या उनमें भी आप यही रिवायत देखती हैं कि वहाँ पे भी कोई शादी होती है तो हमने अपने ऊपर एक कंपल्सरी किया हुआ होता है कि लड़की की शादी है, लड़के वाले हैं तो गिफ्ट्स देना ज़रूरी है, जहेज देना ज़रूरी है? ये पता है क्या वेरी करता है अकॉर्डिंगली के मैं जिन लोगों में उठते बैठती हूँ या नॉर्मली बिल्कुल यही होता है, हम अपनी मेंटालिटी पाकिस्तान में नहीं छोड़ कर आए। अच्छा, सैडली हम वहाँ से ये लेकर आ गए हैं। हाँ। और उस पर तुरा ये है कि लड़कियों की माओं को ये भी पता है कि अब उनका बेटा कैनेडियन सिटीजन भी है और वो पढ़ाई लिखाई भी उसकी यहाँ है, तो फिर वो उस हिसाब से डिमांड करती हैं। अच्छा, क्या होता है यहाँ पर जैसे उसैब का चक्कर है, लोग बच्चियाँ कर्ज लेकर पढ़ती हैं तो पहले से फैमिली को बताया जाता है कि लड़की पर कोई कर्ज तो नहीं है, वो कर्ज तो नहीं उतारना उसका, या मोस्टली मैं रिश्ते भी कराती हूँ तो इससे ये भी लोग पूछते हैं कि जी घर आपका अपना है, तो ये तो मैं आपको बता दूं ये तो है। और लड़की वालों की क्या एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि लड़का कैनेडियन है, वहाँ पे अपना अभी करियर एस्टैब्लिश कर रहा है, क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़के का अगर पढ़ाई का कर्ज हो तो वो लड़की ने उतारना है? आप यकीन करें लड़का और लड़की में कोई मसला नहीं है जी। दे हैव नो इश्यूज कि वो किस क्या उनकी रिलीजियस थॉट्स हैं, क्या वो कहाँ रहते हैं, किस तरह बैठते हैं, ना लड़की को परवाह होती है। मोस्टली मैं बता दूं 80% हमारे यहाँ के जो हमारी बहुत बच्चे हैं यहाँ पर जो नई जनरेशन में 18 साल पहले यहाँ आई थी, अब मेरी बेटी शादी की उम्र की है जी। लेकिन आप यकीन करें कि वो बच्चों को कोई मसला नहीं होता, उनकी माओं को मसला। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया, पंगा हमेशा सास ही डालती है। जी, मतलब आप क्या कहेंगी कि ये कह रही हैं कि मेंटालिटी छोड़ के नहीं आए, तो जो जैसे जैसे एजुकेशन आप हो रही है, कॉमन हो रही है और लोग एजुकेशन पे बच्चियों की ध्यान दे रहे हैं, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन आप नहीं समझते कितना सैड पॉइंट है कि लड़का और लड़की ही आज के माशरे के लोग हैं। 2019 में अब वो रहते हैं, उनके जहन खुले हुए हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है क्योंकि शादियां दो खानदानों का मेल हो रही होती है तो कई चीजों में वो गिव अप करके पीछे बैठ जाता है कि भाई ये तो आपस में इनको लड़ने भिड़ने दो, ये खुद ही इन मामलात को तय करेंगे। और वैसे एक बात देखो सिद्रा के पहले जो जहेज और ये चीजें दी जाती थी तो ये कहा जाता कहते जी हमारे बच्चे ने तो इतनी पढ़ाई की, ये किया, लेकिन आजकल तो ये कंपैरिजन ही खत्म हो गया है। लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी होती है, लड़का ज्यादा, मेजॉरिटी आप जहाँ पे देखेंगे बिजनेस होगा, कोई ना कोई कुछ होगा, लेकिन लड़की जो एजुकेशन में ज्यादा होती है, पढ़ाई ज्यादा होती है। एक और थोड़ा सा ऑफ टॉपिक बात है लेकिन मेरे जहन में आ रही है कि लड़की गुण में, शक्ल में, पढ़ाई में जब लड़के से बेहतर है, लेकिन फिर भी हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो चाय की ट्रॉली लेके आए तो बड़ा शर्माए ल जाए, जब उसकी शादी हो तो वो ज्यादा किसी से हंस हंस के बात ना करे, यानी वहां पे हम उसको बकायदा तरगीब दे रहे होते हैं कि तुमने इस मामले में बोलना नहीं है। अरे बहुत लेकिन आजकल बात कर रहा होता है, देखो कितनी इसको शर्म नहीं आ रही कि आजकल तो मियां बीवी दोनों ग्रीट कर रहे होते हैं, दोनों रिसीव कर रहे होते हैं। नहीं, लेकिन आप जब अगर मीटिंग पॉइंट की बात करें मिसेस खान, जब मिलते हैं, जब ये शादी सेटअप आप भी लोगों को, खानदानों को आपस में मिलवाती हैं, तो उस वक्त क्या, यानी आप एक तरफ पढ़ी लिखी बहू चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंट चाह रहे हैं जो पूरी दुनिया में घूमती फिरती हो, बट एट द सेम टाइम वैसे मुझे आजकल ये दुपट्टा सर पे दे लेना या यहाँ से टांग देना, हमेशा दुल्हन का दुपट्टा लंबा जरा सा लटका हुआ हो,
उसका चेहरा चलो थोड़ा बहुत, लेकिन फ्रेंड्स बैठी हो उसमें पटर शटर कर रही है, वो कुछ कह रही है, वो कुछ कह रही है। पहले तो लड़की के लुक में दिए जाते थे खिलाए, अब तो वो बाकायदा खुद भी खा रही है और बेचारी बात कर रही है। शर्म हया जरूर होनी चाहिए शादी वाले दिन की। आजकल ये चीज खत्म होती जा रही है और बिल्कुल खत्म हो गई। शर्म हया न कहें, डेकोरम है, एक डेकोरम है। फर्स्ट कीजिए कि हमारी मशरकी रिवायत है जिस फिल्टर के थ्रू ही हम देखना चाहते हैं चीजें है, तो वो भी एक माइंडसेट है कि नहीं लड़की को शर्माना है, घूंघट होना है। एक ब्रेक तो मुझे जाना पड़ रहा है, भी आजकल चल रहा है जिसके अंदर हम देखते हैं कि लड़की और सारे लोग खुश हैं, डांस कर रहे हैं और लड़की भी डांस कर रही है, तो वो पलट के कहती है क्या भाई अब मेरी शादी है तो मैं अपनी शादी में डांस भी नहीं कर सकती। तो ये एक बहुत मेरे ख्याल में ये एक डाइवर्जन पॉइंट पे हम आ चुके हैं, इस पे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। साल का दूसरा दिन और हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट यानी जहेज़ के हवाले से। अच्छा जी, ये साइकोलॉजिकल सोशल प्रेशर है, रिवायत है, क्या वजह है हम इन चीज़ों में जकड़े हुए हैं? ज़रा एक और एंगल पे बात कर लेते हैं कि चले हकीकत तो है, क्योंकि किसी भी लड़की की किसी भी तबके में आप देखें शादी हो तो वो अपने साथ वेडिंग गिफ्ट्स लेके जाती है। अब क्योंकि आपने पहले ही ये तफरीक कर दी, मेरा तेरा कर दिया, एक ख़ानदान को एक घर को जोड़ने की बात नहीं हुई, ये नहीं हुआ कि भाई उस घर में जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं उसी में जाके उस लड़की ने भी जम होना है, बल्कि आपने उसको एक अलग से 1.5 इंच की उसकी मस्जिद बना दी कि जी ये चीज़ें तुम्हारी हैं, ये सामान अब तुम लेके गई हो। बहरहाल इन मटीरियल चीज़ों से भी ऑब्सेशन की हद तक लोगों की अटैचमेंट होती है। अगर आधी जगह आप देखें जब लड़ाइयाँ होती हैं तो इसी बात पे होती हैं कि जी नंद ने मेरी डिनर सेट इस्तेमाल कर दिया, या जानबूझ के सास ने मेरी जहेज की प्लेट तोड़ के सेट खराब कर दिया। आई मीन ये वो चीज़ें हैं जिस पे आप देखते हैं कि हद से ज़्यादा मटीरियल अटैचमेंट है, क्या किया जाए? अब सिद्रा एक बड़ी मजे की मैं बात बताऊं। एक मदर और फादर ने मिडिल क्लास, द गर्ल वाज आल्सो प्रोबेबली वर्किंग, जॉब करती थी, उन लोगों ने एक छोटी सी डब्बा सी गाड़ी दे दी, छोटी सी गाड़ी। अब क्या हुआ, वो छोटी सी गाड़ी एक दफ़ा ज़रूरत पड़ गई इमरजेंसी में, घर वालों को देवर को चला कर लेकर जाना था। द मदर इन लॉ वाज वेरी सिक, उसको बीमार थी, उसको ज़रा डॉक्टर तक, तो उनकी अपनी जो लड़के की गाड़ी थी वो गई हुई थी, वो लेकर गया हुआ था ऑफिस। उसने जी जल्दी से चाबी उठाई, अम्मा को ले गई। उस पर इतना वावेला मचा उस गाड़ी को कि ये मेरी गाड़ी थी, इस पे सास क्यों बैठी, इस पे बगैर मेरी इजाजत के गई क्यों? हाँ, और क्यों लेकर गया, ये इमरजेंसी में क्यों गाड़ी गई? उसने इतना फस क्रिएट किया दैट एंड अप वो गाड़ी, और हर वक्त ही लड़ाई होती थी कि वो शो पीस की तरह गाड़ी खड़ी हुई है और ड्राइव अगर करेगी तो लड़की, ये और वो शो पीस की तरह खड़ी रहती थी, कभी कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। अगर माँ बाप साहिब हैसियत है, कोई गिफ्ट दिया है तो लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां, जहाँ हम अच्छी रविश की बात करें, हर दफा जहेज लाने वाली लड़की मजलूम नहीं होती, वो अपनी चीजों के साथ इस तरह चली होती है। जो आपने कहा ना कि हम लोग जहेज दे के मेरा तेरा शुरू कर देते हैं। अगर देवरानी जेठानी उस घर में मौजूद है और अगर कोई मेहमान आ गए तो उस घर में ये लड़ाई हो रही होती है कि ये मेरा डिनर सेट क्यों निकाला जाएगा, ये पहले जेठानी का निकाला जाए ना, उसने तो अभी तक रखा हुआ संभाल के, मैं आते ही अपना निकाल नहीं, नहीं जी, उस गाड़ी के ऊपर मसाला है, उस गाड़ी के ऊपर उस लड़की को डिवोर्स हुई क्योंकि वो तो एक पीस बनाकर, उसने शो पीस बना के गाड़ी रखी है। और बाज़ जगहों पे ये होता है। मिसेस खान, इसमें अगर आप ही की इस मिसाल को आगे लेके चलें कि अगर आप पहले ही ये तफरीक कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है, जो भी चीज़ है दोनों तरफ से, यानी अगर ताली दोनों हाथों से बजती है, आपने पहले तो उस लड़की की पोजेशंस को अलग किया, फिर जब उस पे वो हक जमाए तो हम उसको भी बुरा समझें, यानी हम समझते हैं कि नहीं जी वो बिल्कुल काट के उल्लू की तरह जिसमें जो चीज मांगी फौरन उसको इस्तेमाल के लिए दे दी जाए। अब लड़की करे तो क्या करे ऐसी सिचुएशन? जो प्रॉपर्टी होती है ना आपकी, जो आपको तोहफे में चीज दी जाती है वो आपकी मलकियत होती है। बिल्कुल। और मलकियत का अगर आप फर्ज कीजिए दीन के हिसाब से भी निकाल लीजिए कि क्या होता है, तो मलकियत पूछ के इस्तेमाल की जाती है। सही, ये एक सिंपल सी बात है, इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं। सास को अब ये
जैसे अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने अपने घरों से उठ के आए हैं, समझाने सबको आए, बच्चियों को भी समझाने आए, सास को सही। क्यों नहीं समझती सास? वो कहती है भाई ये तो मेरी हद की इज्जत है, मैं तुमसे पूछ के, ये घर मेरी हवेली है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। बस यहाँ पर ये बात आ जाती है ना कि सास हमेशा डोमिनेटिंग होती है। अगर उसकी कोठी हो, अपना घर हो, तो वो बार बार उसको जताएगी मेरा घर है, मेरा चलेगा, यहाँ से सोफा नहीं हटेगा, यहाँ से फ्लावर्स नहीं हटेगा, ये सब एक बड़ा कॉमन जुमला है, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, तुम्हारे यहाँ ऐसे होता होगा। अब वो चाहे दाल बननी हो या फिर कोई और काम होना, हमारे यहाँ जो एक राग अलापा जाता है। एक्चुअली बात ये है कि जो भी सास बनती है ना, मेरी सास ने तो ये किया था, वो मतलब कभी उस चीज को चेंज करना नहीं चाहती। अगर मेरी सास ने कहा, मैं आप मतलब 2-3 लोगों की बात नहीं कर रही, मैं मेरे जो बेटी की सास ही, अल्लाह उनको जवारे रहमत में, अल्लाह पूरी दुनिया की बेटियों को ऐसी सास दे। मैं ये नहीं कह रही आप 2-4 लोगों की बात ना करें, लेकिन दोनों बेटियों का माशाल्लाह, हिना का और सना का ससुराल में जैसे हम कहते हैं ना रवैये, और खास तौर पे कुछ एथनिसिटीज भी होती हैं। जैसे हमने देखा है कि पंजाब में ज्यादा देने दिलाने का चक्कर है, अगर आप केपी में देखें तो इतना ज्यादा नहीं होता, वो तो ऑपोजिट है। I mean, तो ऑपोजिट है। केपी में तो लड़के वालों को प्रॉब्लम होती है, एक पैसे दुल्हन लेकर आपको दोनों संध्यानों में बहुत लड़के वाले सारी उम्र जमा करते। जी, ये जो उन्होंने बात की, दोनों संध्यानों के माइंडसेट में आपको फर्क लगा? बहुत फर्क लगा, इतना ज्यादा फर्क था कि यानी कि जमीन और आसमान का फर्क था। कि जो छोटी वाली बेटी है, हालांकि बड़े वाले भी बहुत मतलब एजुकेटेड और वो है, लेकिन उनमें ये चीजें सारी मौजूद थी, वो रिवायती थे। जैसे बड़ी बेटी की मेरी शादी हुई तो मैंने उसको पूरा जहेज दिया, यानी कि बर्तन भी, बिस्तर भी, हर चीज दी। लेकिन जो छोटी थी उन्होंने एक वो भी नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, ना हमने दिया था, हमने अपनी बेटियों को जहेज नहीं दिया था और ना हम लेते हैं। ये चीज जब हमारा घर, हम खाते भी हैं, हम सोते भी हैं, हम रहते भी हैं, हर जरूरत की चीज मौजूद है। और जो तरीका हमारे घर के असूल है जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। उसमें वो नहीं होगा कि जी मैं ला के तो उसके जहेज को एक कमरे में एक स्टोर ला के उसमें डंप करके ये कर दूं कि नहीं जी ये जहेज आया, नहीं, क्योंकि हर घर में फ्रिज भी मौजूद है, टीवी भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है। किस चीज की कमी है? कुछ बेबरकती भी है ना, अल्लाह माफ़ करे, मैंने तो ये ऑब्जर्व किया और आप लोग इसको बेहतर बताएंगे कि ठीक है, खुशी से बच्ची के गिफ्ट तैयार करना, उसको देना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो जहेज़ में, बरी में हम 50-50 जोड़े देते हैं, बहुत ही कम लड़कियां होती हैं। इसका मतलब है कि वो वेस्ट है, बच्ची को जोड़े नहीं देते, हमारी तो बच्ची का जो ससुराल होता है उसके पूरे जोड़े जाते हैं। और ये चीज बड़ी मतलब वो इज्जत नफ्स पे आ जाता है कि अगर सास को कोई ज्वेलरी नहीं दी जाए या कोई सेट ना दिया जाए तो वो पूरी जिंदगी लड़की। देखिए मैं आपको बात बताती हूँ हज़ाला, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, हम एक कल्चर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत से सब कल्चर्स हैं, पाकिस्तान में एक कल्चर नहीं है। अगर हम देखें तो ये जो हम सब, मैं भी बात कर रही हूँ, आप भी बात कर रहे हैं, ये पंजाब की रिवायतें, ठीक है। अगर आप अभी हमारा प्रोग्राम उतने शौक से केपी में सुना ही नहीं जा रहा होगा क्योंकि वहाँ जहेज मसला ही नहीं है, राइट? नहीं, लेकिन वहाँ पर लड़के वालों के लिए मसला होगा, लड़की के लिए नहीं। जो एक्सपेक्टेशंस की बात है, कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं सऊदीया से बात कर रही हूँ जी। मैं आपको आप प्रोग्राम देख रही थी, मैं बताना ये चाह रही हूँ कि देखें, यहाँ सऊदी अरब में भी शादियाँ होती हैं, सब लड़का अरेंज करता है, सही है। हमारे यहाँ एक सिस्टम इस्लामिक माशरा है ही नहीं, हमारे यहाँ इस्लामिक सिस्टम नहीं है, जेस का सिस्टम तो हिंदू सिस्टम है। फिर मैंने अपनी बेटी को कनाडा भेजा पढ़ने को, तो वहाँ पे मैं गई तो लोग जो है ना उसके रिश्ते के लिए तैयार हुए। हाँ, तो वो मुझे कहते आप क्या देंगे, मतलब कनाडा में भी पाकिस्तानी फैमिलियों का इतना बुरा हाल है, वो खुद मुंह से उठ के कह रहे होते हैं कि हमें जो है ना ये भी दे, आप बाकायदा मांगा जाता है। आप नहीं समझती कि ये तो क्लियर इंडिकेशन थे, अगर कोई ऐसे मुंह पे आपसे डिमांड कर रहा है बाकायदा, तो ये तो क्लियर रेड फ्लैग है कि वहाँ पे बेटी नहीं देनी है आपने। नहीं, वो छोड़ दें, वो तो देनी नहीं देनी, मैं खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन ये कि मैं आपको कहना ये चाह रही हूँ कि देखें यहाँ सऊदी अरब में भी देखें
शादियां होती हैं, कोई मसला नहीं होता, बिल्कुल गेट टुगेदर हो जाता है। अमेरिका में भी हो जाता है, कंबाइंड गेट टुगेदर हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये कि हमारे यहाँ हम लोग देखें कौन खत्म करेगा, हम आप ही खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अच्छा, एक बात मेरे जहन में आ रही थी कि खुदा न खास्ता हम अक्सर ये भी देखते हैं आजकल शादियां नहीं चल पाती, तो आपने जो जहेज दिया है वो पहले दिन से जो बेबरकती की अलामत बना है, आखिरी वक्त पे भी लड़ाइयाँ उसी पे हो रही होती है, चीजें हो जाती है, जहेज पे से तलाक हो जाती है इस्तेमाल करने पे। और अब ये देखें, जब तलाक हो जाती है, लड़की घर आ जाती है, तो स्पेशल केस किया जाता है जहेज की वापसी का जी, और लिस्टें दी जाती है, रसीदें दी जाती है। तो मुझे तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। वो वक्त अल्लाह कभी किसी माँ बाप पे ना आए। लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि एक बच्चे की पूरी जिंदगी खत्म हो गई, चंद बर्तन और चंद कपड़े और वो चीजें लेके वापस क्या करें? तो उनको वैसे ही वापस कर देना चाहिए। उसका बेडरूम सेट होता है। अभी एक बच्ची का जिसका मैं आप बता रही हूँ, जो रात को कह रहा था मेरा क्या दोगे, मुझे उस घर में से हिस्सा दो, मुझे 2 कमरे तो दो ऊपर के, अपनी अम्मा से कहो। अब उसका वो सोना जेवर लेकर, अब आप खुद सोचे गोल्ड कितना महंगा है, क्या वो नहीं मांगेंगे? ऐसे आप क्या मशवरा देती है? देखिए, कई लोगों को आप भांप नहीं सकते, ये लोगों की असलियत शादी के बाद या आप किसी जगह फंस गए तब उसके बाद आपको पता चलती। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी मीठे मीठे चल रहे थे, निकाह होते ही तेवर बदल गए। हाँ, यही तो हुआ। वो अब लड़का आप क्या मशवरा देती हैं ऐसी सिचुएशन में, जब पहले बड़े अच्छे मिले थे, निकाह हो गया, निकाह के बाद अब डिमांड शुरू हुई बिफोर रुखसती? ये असेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यही चीज पहली बहू अलग हो गई थी मेरा ख्याल। नहीं, अब आप एक सिचुएशन में है ना, बच्चा और लड़का लड़की का निकाह हो चुका है, आप रुखसती की तैयारी कर रहे हैं, अचानक लड़के वाले डिमांड्स लेके आते हैं, आपने अगर लोगों को मिलवाया हो और ये सिचुएशन हो जाए, आप क्या मशवरा देंगे? मैं आपको एक मशवरा देती हूँ। नहीं, पहले लेट मी हियर रिस्पॉन्स एंड विल कम टू यू। नहीं, अब ये है कि ये हम उनको कहते हैं कि देखें, हम आपको सिर्फ रिश्ते दिखा रहे हैं, अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं ले सकते कि वो अंदर से कितने गैर जिम्मेदार हैं। अब तो सिचुएशन हो गई ना मिसेस खान, आपका बहैसियत एक खातून जिनका एक तजुर्बा भी है, आप लोगों को मिलवाते करते हैं, आप उस वक्त क्या मशवरा देंगे लड़की वालों को जो ऐसे सिचुएशन में फंस चुके हैं? हाँ, तो वो तो सारी जिंदगी ब्लैकमेल करेंगे, उसको ब्रेकअप कर दें, ब्रेकअप कर दें, आप ये कहेंगे? हाँ, क्योंकि ये देखे ना, ये जो मांगने का सिलसिला होता है और ये जो तौर तरीके होते हैं, खून लगने वाली बात है कि भाई अब ये हो रहा है, अब मेरे कारोबार में वो मुझे पैसा चाहिए, जो अम्मा के घर से ले आओ, तुम्हारा हिस्सा बनता है ना, अपना हिस्सा ले आओ। बड़ी नाजुक सिचुएशन होती है फैमिलीज के लिए। एक्चुअली बात ये है, मैं तो एक चीज पे यकीन रखती हूँ कि रोज रोज रोने से बेहतर है कि एक दफा रो लिया जाए। कि अगर आप ऐसे देखिए, मेंटेलिटी और नेचर कभी चेंज नहीं होती। अगर उन्होंने जरा सा भी शो कर दिया कि उनकी मेंटेलिटी ये है, उनकी नेचर ये है, तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला जो है ना बड़ा गफूर रहीम है। अगर एक रास्ता नहीं है तो बहुत सारे रास्ते और आपको मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के साथ सिर्फ इस बेस पे अपने बच्चों को कुर्बान कर देना कि लोग क्या कहेंगे, कभी नहीं सोचना चाहिए। और अक्सर आप देखेंगे जब शादियां पहले ही साल में खत्म होती हैं तो लोग कहते हैं जी हमें ये आसार पहले ही नजर आने शुरू हुए थे, रेड फ्लैग्स थे, लेकिन आप उसको देखकर अनदेखा कर रहे होते हैं। आपको नजर आ रहा होता है कि या तो लोगों की लालच या जो भी उन्होंने अपने ऊपर खोल चढ़ाया हुआ था वो खोल उतर रहा है और वो अल्लाह ताला आपको दिखा रहा है, बर वक्त दिखा रहा है। लेकिन वही बारी बात है, ये है ऐसा जरा सा हम सुनते हैं, हम इतनी छोटी सी बात पर तलाक तक जाने की वो नहीं करें, पहले ही शरह डिवोर्स बहुत बढ़ चुकी है, राइट? तो अब हम अगर इस बात पे भी मतलब दोनों मेरे लिए बहुत मतलब वो है, आपने दोनों ने कहा कि आप उसको ख़त्म कर दें, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी कि आप शादी ख़त्म करने की बात तब करते हैं जब मारपीट हो और नशा वगैरह का मामले हो, ठीक है? तब तो आप डेफिनेटली कहते हैं, क्योंकि नशा एक ऐसी इल्लत है, आपने एक दफा इलाज कर लिया, 2 दफा बात करी, क्योंकि ये भी तो इमोशनल, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जज्बातियों के फैसले नहीं कर सकते, जज्बातियों के फैसले नहीं कर सकते। हमें ससुराल वालों को हैंडल करना नहीं आ रहा। जब किसी चीज को हैंडल करना ना आए तो उसका ये अच्छा, आपका उस वक्त सिचुएशन क्या होगी? अगर निकाह हो चुका है, रुखसती के करीब है, लड़के वाले आके एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त दे रहे हैं या एक आपको क्लियर इंडिकेशन नजर आ रही है कि वो पैसे मांग रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर सिर्फ निकाह हुआ है तो और बात है, ठीक है? अब हम ये बात कर रहे थे कि यही सिचुएशन की निकाह सिर्फ हुआ, अगर सिर्फ निकाह हुआ है और आपको नजर आ रहा है कि लालच है या कोई डिमांड इस तरह की आ रही है, तो सिर्फ ये बात बता दीजिए कि कौन सा इंसान दुनिया में है जो लालची नहीं है?
ये ह्यूमन नेचर है टू बी ग्रीडी, मगर वो किस एक्सटेंट तक जा रहा है ये जो है ये डिटर्मिनेबल बात होती है कि वो किस एक्सटेंट तक जा रहा है। देखिए अगर फर्ज कीजिए कोई भी शख्स है उसके गुजारे के लिए तो काफी है अगर वो 2000 रुपए कमा ले। मैं आपके पास आऊंगी, कॉल्स हमारे पास बहुत आ रही है, सोशल इंटरेस्ट का भी सब्जेक्ट है, जरा बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं आज का मुझे टॉपिक है, मतलब सीरियसली ये ऐसे लगा कि जैसे शायद ये हम लोगों के लिए ही बना है, मतलब खासकर उन लोगों के लिए जिसको जो दहेज की वजह से मतलब बहुत ज्यादा परेशानी है, जिनकी ऐसी शादियां हुई ऐसे एनवायरनमेंट में कि जैसे जहाँ पे इतनी ज्यादा डिमांड हो। मैं कराची से ही बिलोंग करती हूँ, मेरी मतलब मैं जॉब करती थी तो मेरी लव मैरिज हुई जी। तो मतलब पहले तो मेरे हस्बैंड की मदर जो है वो बिल्कुल एग्री नहीं थी। खैर जैसे जैसे मेरे हस्बैंड ने उन्हें एग्री किया, फिर हमारी शादी की डेट सब मतलब फिक्स हो गई। तो डेट फिक्स हो गई, कार्ड बन गए, कार्ड मतलब सब वो पब्लिश हो गए, उसके बाद वो बढ़ भी गए। के बाद मेरे ससुराल वाले मतलब मेरी सास की तरफ से इतनी ज्यादा डिमांड्स बढ़ी ना, मैं वर्ड्स में वो अपना जो वो वाला वक्त है ना, मैं बिल्कुल भी नहीं बयान कर सकती थी। सही। मतलब इतना ज्यादा लोगों ने किया कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मतलब मुझे ऐसे लगा कि मैंने बहुत गलत किया। तो फिर उस वक्त आपने बहन, अब वही वाली बात है कि वक्त जब गुजर जाता है आपके लिए वाकई बहुत तकलीफ दे वक्त था कि आप उसको रिकॉल करके भी इतना इमोशनल हो रहे हैं, मुझे बताएं। नहीं तो फिर उसके बाद आप उस वक्त से कैसे निकले? उनकी जो डिमांड थी वो पूरी थी, इस वजह से कि मेरी सास जो है वो मतलब इतने रहे खुश हवाई के में उसको या बेगैरती के में वो बोलती थी ये चाहिए, फर्नीचर पसंद करके आए, हमें ये पसंद, हमें ये वाला फर्नीचर नहीं चाहिए। मैं पसंद करके आ गई हूँ अपने बेटे के साथ, और मैं अब इसमें अपने हस्बैंड को भी कहती हूँ, मेरे हस्बैंड का भी कसूर है कि उन्होंने मेरे साथ लव मैरिज की थी। मैंने उन्हें नहीं कहा था कि आप मुझसे शादी करो, या मैंने उन्हें प्रपोज नहीं किया था। अगर उन्होंने ये सब स्टेप लिए थे तो उन्हें मेरा साथ देना चाहिए था। आपके हस्बैंड ने आपका साथ नहीं दिया उस वक्त? उन्होंने अपनी मदर का साथ दिया, अपनी फैमिली का साथ दिया। फर्नीचर पसंद करके आ गए और उसके बाद हमें पेमेंट दे दो, हम फर्नीचर पसंद करके आ गए हैं। इतने का फर्नीचर है। अब आप क्या सोचती हैं? अब आप अपनी उन फैसलों की तरफ अगर मुड़ के दोबारा देखती हैं, क्या आपका शादी का फैसला ऐसे खानदान में, ऐसे लोगों में सही था? बहुत गलत था, अभी भी कहती हूँ बहुत गलत था, नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि दहेज नहीं मानना चाहिए। मेरी सास को भी सोचना चाहिए था, मैं भी किसी की बेटी हूँ और लाजमी नहीं है कि मेरे बाप के पास इतना हो या मैं किसी के पास इतना हो वो उनकी डिमांड पूरी कर सकते। बहुत शुक्रिया बहन कॉल करने का, और यकीनन आपकी रुदात सुन के यहाँ हम सब इस वक्त थोड़ा सा यानी एक लम्हे के लिए आप सिर्फ इन इश्यूज पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये जब किसी की आप बीती होती है, आपका दर्द आपकी आवाज में झलक रहा था, हम उसको महसूस कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, क्योंकि लास्ट मिनट है मेरे पास शो का। इनकी कॉल के बाद एक चीज का तो जरूर है कि जो वो आदमी था जो इनका शोहर है वो मुलव्वस था अपने घर वालों के साथ। अगर ट्रू मोहब्बत, अगर मोहब्बत होती तो वो स्टैंड, अगर उसने शादी के लिए स्टैंड ले सकता है। लड़कियों में भी देखिए गजाला पर गट्स नहीं होते। जब आप उससे देखिए, एक उसने पहले लड़ाई अपने घर पे मोल ली होगी कि नहीं मुझे यही शख्स पसंद है, ये मेरा इंतखाब है। अब जब वो लेट डाउन कर रहा है तो उस वक्त लड़की एक बहुत अजीब सिचुएशन में फंसी हुई है, वो किसकी साइड ले। आप अक्सर लड़कियों को देखें, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, शादी से पहले एक ऐसा मरहला आता है जहां पे वो फंसी हुई है, ना घर वालों की अपनी है ना ससुराल वालों की अपनी है। उनको ऐसा लग रहा होता है कि वो बीच में एक बीच की बिल्ली बनी हुई है उस वक्त लड़की। तो मैं लड़की की बात कह रही हूँ कि लड़का जो है अगर वो इतना बड़ा स्टैंड ले सकता है कि अपनी मतलब मिसाल के तौर पे लड़की पे प्रेशर आ रहा है बहुत ज्यादा कि तुमने ये चीजें लेके ही आनी है, तो ना अब वो किसी मुंह से अपने माँ बाप को मना कर सकती, क्योंकि वो भी तो हल की तरफ आना नहीं चाह रहे हम लोग एज अ सोसाइटी। मसलों के हल है, राइट। मसलों के हल इस तरह से हैं कि हमारे प्ले राइटर्स हैं, इतने इंटेलेक्चुअल लोग हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। डॉक्टर नौशीन, अगर आप बहुत बहुत शुक्रिया, सॉरी आपकी बात को कट करना, एक बात खत्म कर लूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आज हमारे ड्रामास जो हैं वो सॉल्यूशंस पेश करें, सिर्फ प्रॉब्लम्स पेश ना करें, तो हम इस मसले में से निकल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गजाला आपा, नौशीन साहिबा, मिसेस खान। आई थिंक ये ऐसा सब्जेक्ट है, इस पे हम कई शोज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस मसले को उठाने की असल वजह ये है कि जरा अपने काम पे, अपनी चीजों पे जो उस वक्त हम कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाती है ना,